तो फाइनली स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। चलिए, yesterday we started accounting principles. Today we can say day 2. आज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डे 2, राइट बेटा? तो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अगर मैं कहूं कि बेटा व्हाट इज द बेसिक मीनिंग, क्या लग रहा है आपको क्यों ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर एंटायर जो भी अकाउंट्स एक बिजनेसमैन को प्रिपेयर करने हैं, ऑब्वियसली वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टर्म्स की तो नॉलेज होना जरूरी था, एंड आई एम श्योर आप सभी ने टर्म्स काफी अच्छे हद तक कर लिया है कंप्लीट। स्टिल आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स सो दैट यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट। बट एक बात क्लियर है कि टर्म्स पढ़ने के बाद हम अकाउंट्स तो नहीं बना पाएंगे। हाँ, हम टर्म्स पढ़ के कॉन्फिडेंट फील करेंगे दैट वी नो द मीनिंग ऑफ asset, we will come to know the meaning of liability, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्टॉक क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। तो ये सारे टर्म्स तो क्लियर कर लेंगे बेटा। बट इफ आई टॉक कि भैया मुझे ये बताइए बेटा कि हम अकाउंट्स बनाएं कैसे, फॉर दैट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट बच्चों? ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने यहाँ थोड़ा बेसिक डिस्कशन भी किया था कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके ऊपर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने हैं। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, राइट बेटा? बट इफ आई टॉक अबाउट कन्वेंशन, क्या है इसका मीनिंग? सर जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली काफी लंबे टाइम तक अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद कि देयर शुड बी सम चेंजेस, कुछ और एडिशंस होना चाहिए। और उन्होंने एडिशन के रूप में आप सब बच्चों को क्या प्रोवाइड कर दिया बच्चों? अकाउंटिंग कन्वेंशन, राइट बच्चों? ठीक है, और इसके बाद हमने कल का पहला डिस्कशन, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में ये होगा बेटा, ठीक है ना? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? where we can say there are two entities. Number 1 is businessman and number 2 is business. If businessman wants to start his business, whatever money or money worth invested by him in the business is known as capital. Businessman business में जो भी money invest करेगा उसे हम capital कहते हैं बेटा, right? And if he withdraws anything for the personal use, that is known as drawings, right बेटा? And this capital becomes a permanent liability. ये देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, this capital becomes permanent liability for the business. बच्चा कहता है सर हमारा पैसा है, लाइबिलिटी कैसे? ये आपका पैसा है ना, यू आर द बिजनेसमैन। ये पैसा पड़ा कहां पे? कहां है ये मनी? सर बिजनेस के पास है, बिजनेस के अंदर है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो बिजनेस के लिए ये परमानेंट लायबिलिटी बन गया, बिकॉज ये पैसा बिजनेस वापस आपको दे ही नहीं सकता, रिटर्न ही नहीं कर सकता, बिकॉज बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। आप चाहे तो प्रॉफिट ले सकते हैं, बट कैपिटल वापस देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पार्शियल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, यू कैन डू ड्रॉइंग्स, राइट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट जो एक अच्छा और एक इजी सा कंसेप्ट है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मैं 2 to 4 मिनट्स का आपको रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट बेटा? 3 to 4 डेज का एक ही रहता है सेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें करने हैं ताकि हम अगेन कॉन्फिडेंस फील कर सके, राइट बेटा? चलिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है सर? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, राइट, तो दे हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स। मतलब आप अपने मन से नहीं बना सकते अकाउंट्स कभी भी कि चलो 6 मंथ्स के फाइनल अकाउंट्स बना ले, नॉट एट ऑल पॉसिबल। यू हैव टू प्रिपेयर एंड सबमिट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा हाउ मच इनकम यू हैव जनरेटेड, because on your profit you have to pay tax, right बच्चों? और इसके लिए
हमें फाइनेंशियल ईयर यूज करना है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और ये कंसेप्ट क्यों है, ये कन्वेंशन क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ये किसी बिजनेस एंटरप्राइज ने नहीं बना है। जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटिंग बॉडीज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिक्लेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने ये सेम रूल अप्लाई किया कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेसमैन है, whether he is working from America or Dubai or Singapore or India or Pakistan or England, New Zealand, wherever, each and every businessman has to prepare his accounts using financial year. अब वो ईयर अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ अप्रैल टू मार्च है, कुछ कंट्रीज जनवरी से दिसंबर फॉलो करती हैं। लेकिन एक बात श्योर है, द टाइम पीरियड या गैप की बात कहें, वो कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स, राइट बेटा? एवरी 12 मंथ्स के गैप से, ताकि आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी कर सके। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था कल, यस्टरडे, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और ये क्या कहता है बच्चों? दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बच्चों which are having some monetary value, and the transactions whose are not having monetary value cannot be recorded in accounts. Quality, like quality cannot be recorded. Behavior of the employee in an organization, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं बेटा या मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूं, दोनों ही एस्पेक्ट्स को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट बेटा? ओनली मनी, मनी एंड मनी, नथिंग एल्स। ठीक है ना बेटा? ओनली वो ट्रांजेक्शंस जिसके अंदर कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट है कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हालांकि आई शुड से दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नेगेटिव माना जाता है, बिकॉज क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सोच के देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपको सारी फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं। सोचिए बिहेवियर, बिहेवियर वाइज, एटमोस्फेयर वाइज, ठीक है, क्वालिटी वाइज, बट क्या एक रेस्टोरेंट, क्या एक होटल इसे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता है? नो, दे कैन रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू बेटा। आई एम श्योर कि आप सभी के दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज मैं इसके आगे एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। द नेम इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बेटा आई हैव प्रोवाइडेड यू टू थिंग्स। यस्टरडे भी मैंने आपको ये कंसेप्ट वाली फाइल दी थी जो मैंने एक्सप्लेन किया, एन ऑफिशियल स्टडी मटेरियल। एंड नाउ व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो स्टडी मटेरियल है उसकी एक एक लाइन, क्योंकि वो मैंने खुद ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया आप सब बच्चों के लिए, और वो भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा पॉइंट याद कर सकता है, कंसेप्ट समझ सकता है, राइट? और रिटर्न में जिसने लिख लिया, माइंड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। दिस इज दी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अकाउंट्स बेटा, कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस नोट डाउन करते रहे, वन टाइम अगर और लगे तो वन टाइम और नोट डाउन कर ले, रफ में नोट डाउन कर ले, और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद हो गया, राइट बेटा? सो रेडी आप सब? आज का पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। यस बेटा, रेडी है सर? यस चलिए सर। चलिए, गुड बेटा, दैट्स गुड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, ठीक है? चलिए बेटा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दो बातें कहता है। आप सभी ने सुना होगा ये गोइंग वर्ड, सर आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पहली बात क्या कहता है बच्चों? देखिए, अ फेयर बिजनेस, अ फेयर बिजनेस remains continue, remains going, we can say a fair business remains continue for a very long time period. अरे फेयर बिजनेस, एक जो फेयर बिजनेस है बेटा, ये लॉन्ग टर्म तक, इनफिनाइट टाइम पीरियड तक चलता ही रहता है। रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड। इज इट ओके? एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलता रहता है। और ये आप सभी ऑब्जर्व करें तो आपको भी दिमाग में रहेगा बेटा। आपके हो सकता है पेरेंट्स का बिजनेस हो या आपके रिलेटिव्स का बिजनेस है जो मे बी 20 ईयर्स से रन कर रहा है, 30 ईयर्स से रन कर रहा है। आप में से कोई बता सकता है, इज देयर एनी आइडिया
कि किसी बच्चे के घर पे बिजनेस 40 इयर्स 50 इयर्स से चल रहा है, कोई दादाजी या उनके भी फादर ने स्टार्ट किया था? एनी स्टूडेंट? यस बेटा, सर एनी स्टूडेंट? चल रहा है, पर 1999 में चेंज हो गया था बिजनेस। चल तो बहुत 90? सालों से। ओके, मतलब सोचिए, दे वर यूजिंग दिस कंसेप्ट, मतलब बिजनेसमैन ये सारे कंसेप्ट यूज करता है बेटा, और उनको पता भी नहीं है कि कहीं ना कहीं हम अकाउंट से यूज कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आप नहीं तो आपका अकाउंटेंट है जो वो ये यूज कर रहा है बेटा। सिंपल सी बात है, एक फेयर बिजनेस इनफिनाइट टाइम पीरियड तक चलता ही रहता है, राइट? अब ये बात तो बहुत इजी सी थी, जो सब बच्चों को इजीली समझ में आ जाती है। अब जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सो बी केयरफुल एंड लिसन प्रॉपरली। अभी अभी हमने बात की कि एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक, इनफिनाइट टाइम पीरियड तक चलता ही रहता है। ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम बेसिस वी कैन से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने अपने बिजनेस में किया है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस में आपने किया है, डेफर्ड नहीं ले रहा बेटा, वो तो हमें पता ही, डेफर्ड तो कभी कभार होता है, रेगुलर नेचर का नहीं है ना बेटा। लेकिन ये दोनों रेगुलर नेचर के हैं। इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है इन दोनों को भी सेपरेट सेपरेट ट्रीट किया जाना चाहिए, इन दोनों को भी अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। बोथ शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। बच्चा कहता है क्यों सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। बोथ शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। सर क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस में हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड करता रहता है, करता है या नहीं करता? बच्चों जरा सोचिए, आपके घर में अगर कोई व्हीकल आया है, टीवी आया है, फ्रिज आया है, मशीन आया है, फर्नीचर आया है, it is capital expenditure, it will provide you long term benefits, that's why it should be shown under the category of asset। इससे कौन सी कैटेगरी में शो करना चाहिए? असेट की कैटेगरी में। whereas if I talk about revenue expenditure, it will not provide you long term benefits, it will provide you, it will provide you बच्चों शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, राइट? तो इसे सिंपल ऑर्डिनरी एक्सपेंस ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कह रहा है कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो ये आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। लाइक आपने अपने बिजनेस में मशीन परचेज की बेटा, मशीन, राइट, लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, ये थोड़ी ना 1 ईयर के बाद खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इट विल रिमेन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जस्ट लाइक अ फेयर बिजनेस। दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कह रहा है कि इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन जो बच्चों को कई बार दिखता है बेटा पेपर में, एग्जाम में, एग्जामिनर इसको, अब जो मैं लिख रहा हूं वो देना पसंद करता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, बी केयरफुल। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स should not be treated as an expense, purchase of fixed assets should not be treated as an expense। कितना दम है इस बात में, बताइए बेटा, ये बात सही है या नहीं है कि अगर आपने फिक्स एसेट परचेज की है, इसे एक्सपेंस नहीं माना जाना चाहिए? बताइए क्यों, व्हाई बेटा, व्हाई? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखिए। Because it will provide us long term benefits, it will provide us लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा बच्चों। बात सही है ना? तो इसलिए अगर आप लाइफ में कभी भी आपके घर में, आपके बिजनेस में, अगर आपके पेरेंट्स फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये तो एक्सपेंस हो गया, बहुत अच्छा, इस महीने में बहुत बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस हो गया, तो प्लीज विद हैविंग प्रॉपर डिस्टेंस टू योर पेरेंट्स, दूर होकर आप बोल सकते हैं दैट पेरेंट्स, purchase of fixed asset should not be treated as an expense। पेरेंट्स ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। और वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर है? कौन सा बेटा, कौन सा? यस, कैपिटल। कैपिटल। डेफिनेटली कैपिटल। सो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि देखिए पेरेंट्स, ध्यान से सुनिए हमारी बात, आपने अपना ज्ञान दे दिया, अब हमारा ज्ञान सुनिए। सोचिए आपके घर में
एक कार आई 5 लाख रुपीज की बिजनेस के पर्पज से या पर्सनल पर्पज से वट एवर, एंड योर पेरेंट्स आर सेइंग खर्चा हो गया, तो आप क्या कहेंगे? नो, यू आर रॉन्ग. एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारी एसेट है, एंड इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स इन द लॉन्ग टर्म, राइट? हाँ पेरेंट्स, अगर आपने इसमें पेट्रोल या डीजल फिल किया, that will be treated as revenue expenditure because it will not provide you long term benefits. ये तो हमें repetitively fill up करना पड़ेगा. बट जब ये स्टेटमेंट यूज करे बेटा, तो प्लीज मेंटेन प्रॉपर गैप, क्योंकि उनका हाथ उठ सकता है कि अच्छा जी हमें पढ़ाओगे अकाउंट्स, बट फैक्ट यही है बेटा कि ये सच में एक्सपेंस नहीं होता. अगर आपने फिक्स एसेट परचेज की है, इट विल प्रोवाइड यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. तो प्लीज इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कीजिए. डोंट ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है? हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है. एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लास्ट बची है, दैट इज डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज इफ पॉसिबल. अगर आपको लग रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है, फिक्स एसेट पे लगता भी है, वो आप लगा सकते हो, नो इश्यूज. डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स एवरी ईयर. डैप आप लगाना चाहो लगाओ, लगता भी है डेप्रिसिएशन बेटा, बिल्कुल. अभी जो मोबाइल लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, ये आपकी फिक्स एसेट है, लेकिन एवरी ईयर इसके ऊपर क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन. और मेरा ये मानना है मोबाइल्स एंड ऑल के ऊपर तो डेप्रिसिएशन 25% तक जाता है ना बेटा? 4 इयर्स तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. चलेगा, कोई इश्यू नहीं है बेटा. चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट पे आते हैं बेटा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. मैं आप सभी को बता देता हूं बेटा, एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने से अगर आपको लगता है कि आप टॉपर बन जाएंगे या एक्सपर्ट बन जाएंगे सब्जेक्ट में, द आंसर इज नो, नहीं बन सकते. इफ यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट ना, तो जितनी बार आप रीड आउट करेंगे, कुछ ना कुछ नया आइडिया तो आएगा ही आएगा. कुछ ना कुछ नया एग्जाम्पल आपके माइंड में आ सकता है, कुछ नए व्यूज आपके आ सकते हैं, कुछ नए कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं. तो कभी भी स्टार्टिंग में ना अकाउंट्स पढ़ने में ये मत सोचना वन टाइम रीड आउट कर लिया बन गए एक्सपर्ट. नो बेटा, नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, अब अगला कन्वेंशन देखिए आपको क्या दिख रहा है. और देखिए क्या वर्ड लिखा है बेटा, रादर कंसेप्ट वी हैव रिटन अ वर्ड कन्वेंशन. अभी भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है. हो सकता है अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है, बचना है इससे, तो आप सबसे पहले शॉर्ट में एक चीज डिक्लेयर कर सकते हो कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ये अकाउंट्स के सिद्धांत हैं, ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं. चलेगा बेटा, एटलीस्ट प्रिंसिपल्स भी समझ लिए चलेगा. ये सब प्रिंसिपल्स ही तो है. ठीक है, हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. अगर इसमें कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं. बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ अगेन, कन्वेंशन क्या है. जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, इन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की, अकाउंट्स मेंटेन किए अपने, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया. इन्होंने क्या किया बेटा? ऑब्जर्व किया कि ये कहीं ना कहीं और मॉडिफिकेशन होना चाहिए. तो अकाउंटेंट्स ने ही एक कन्वेंशन बनाया, विच इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. सर ये हमें क्या नॉलेज दे रहा है? दैट जब भी हम अकाउंट्स बनाएं, वी शुड disclose we should disclose all the important facts, all the important financial facts in our accounts. हमें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए. why? एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, why? while making accounts, हमें अपने सारे अकाउंट्स, सर अकाउंट्स बोले तो मींस व्हाट? फाइनेंशियल डेटा. लाइक अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट पार्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आज उन्हें अगर आप उनका ऑनलाइन भी स्टेटस चेक करें, लाइक इफ यू वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ एयरटेल, रिलायंस, टाटा, बिरला, whatever the brand names, right? कुछ भी आप लिख सकते हैं बेटा. आप किसी भी कंपनी का ऑनलाइन स्टफ चेक कर सकते हैं. आप चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, कितना उन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न किया. ठीक है, उनकी एसेट कितनी है, उनकी लायबिलिटीज कितनी है. जस्ट आफ्टर द क्लास
आप चाहें तो बेटा किसी भी कंपनी का ये फाइनेंशियल डेटा चेक कर सकते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बताइए क्यों? व्हाई? बिकॉज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बेटा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर पैसा किसने लगाया बता सकते हैं बेटा? हाउ दे गेट मनी फॉर देयर कंपनी? एनी आइडिया? एनीवन? यस बेटा, कैसे आया कंपनी के पास पैसा? कौन लगाता है शेयर। कंपनी में? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। तो अगर एक बात बताओ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, टाटा, रिलायंस एंड ऑल, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये मार्केट में आए कैसे? कंपनी कैसे आती है? आप 12th में तो डिटेल में पढ़ेंगे, और 11th में बिजनेस स्टडीज में यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। मतलब ये अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, पढ़ना मजबूरी नहीं, अपॉर्चुनिटी होगी कि आप रियल लाइफ की नॉलेज लें। कंपनी के अंदर पैसा लगाता है शेयर होल्डर। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं। अब ईयर के एंड में दे वांट टू नो कि भैया फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कैसा चल रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी घर पे तो आएगी नहीं आपको बताने। दैट्स व्हाई कंपनीज के लिए ये रूल है कि उन्हें ऑनलाइन अपना डेटा पब्लिश करना पड़ता है। फाइनेंशियल जो भी डिटेल्स हैं, दे हैव टू डिस्क्लोज, दे हैव टू डिस्क्लोज, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब इसके अंदर एक अटैचमेंट मैं कर रहा हूं, वो अटैचमेंट जरा ध्यान से सुनना बेटा, अटैचमेंट ध्यान से सुनना। इट डजंट मीन, it doesn't mean that we are leaking out the secrets of our business। क्या हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स भी बता रहे हैं क्या बेटा? क्या हम ये बताएंगे हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं? यस बच्चों प्लीज बताइए, क्या हम ये नो। बताएंगे कि हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को बूस्टअप कैसे करते हैं, उन्हें क्या क्या हम चीजें प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कैसे करते हैं, क्या एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, या हम प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम अगर डिक्लेयर करेंगे ऑनलाइन तो क्या करेंगे? हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न, द स्टेटस ऑफ आवर एसेट, the status of our liabilities, the status of capital। Got it बेटा? तो फुल डिस्क्लोजर कह रहा है कि भैया आप ये मत समझिए कि हम सारी चीजें अपने सीक्रेट्स लीक आउट कर रहे हैं। अरे ये थोड़ी ना पॉसिबल है। हम केवल फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज कर रहे हैं। और वो भी क्यों कर रहे हैं बेटा? बिकॉज शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में क्या इन्वेस्ट किया है? अपना पर्सनल मनी इन्वेस्ट किया है। सो दे ऑल्सो हैव द राइट टू नो द परफॉर्मेंस। अब एक बात बताइए, आपने स्टडी किया पूरे ईयर के एंड तक, और स्कूल कह रहा है ठीक है जी आपका बच्चा पास हो गया, 12th में आ जाएगा, चलिए खुश, बाय बाय। पेरेंट्स कहेंगे ऐसे कैसे? वी वांट टू हैव रिजल्ट, वी वांट टू चेक द रिजल्ट, मार्कशीट। एम आई राइट और नॉट बेटा? क्या बिना मार्कशीट के आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे? यस मैं कह सकता हूं, अगर एक बच्चा जो 100% 11th में क्या होने वाला है, फेल, और अगर इसके पेरेंट्स को बोल दिया जाए कि आपका बच्चा तो पास हो गया, हो सकता है पेरेंट्स कहें ठीक है गुड, कोई बात नहीं, मार्कशीट मत दीजिए। अदरवाइज एक बात बताइए, आप में से किसी के भी पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे क्या बेटा कि कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, 11th से बच्चा 12th में आ गया? द आंसर विल बी नो। दे वांट टू चेक दी, दे वांट टू डू एनालिसिस कि आखिर बच्चे ने अकाउंट्स में कितना परफॉर्म किया, बीएस में कितना परफॉर्म किया, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, फिजिकल में, किसी भी सब्जेक्ट में। एम आई राइट बेटा? तो पेरेंट्स भी तो परफॉर्मेंस चेक करना चाहेंगे। और अगर मैं बात कहूं ऑनेस्टी की, तो बच्चा भी चाहेगा 100% की मेरा एनुअल में क्या स्कोर आया, हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। बिना मार्कशीट के आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इन द सेम मैनर कंपनीज को भी अपना फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। राइट बेटा? इज इट ओके? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सीक्रेट्स लीक आउट कर रहे हैं। राइट बेटा? साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, आपकी जब स्टडी मटेरियल में पढ़ेंगे ना बेटा, आपको और मजा आएगा। एक एक लाइन मैंने लैंग्वेज बहुत इजी लिखा है उसके अंदर। क्या आप में से सब बच्चों को ये वर्ड ध्यान है जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे बेटा? व्हाट इज द वर्ड? क्या लिख रहा हूं प्लीज बताइए? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो फुल डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है, इसमें एक और बात कही गई बिजनेसमैन के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, कि इफ देयर इज एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसे भी बुक्स में शो करना चाहिए बिलो द बैलेंस शीट। इट
should be, it should be also shown under the category, below the balance sheet, below the balance sheet. अब मुझे जल्दी से एक बात बताइए, क्या आप में से किसी बच्चे ने बैलेंस शीट देखी है क्या अभी तक? यस बेटा, प्लीज टेल मी, क्या आप में से किसी बच्चे ने अभी तक बैलेंस शीट देखी है? लेकिन स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, उन्होंने बैलेंस शीट देखी ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट के दर्शन कराता हूं, बिकॉज करने भी चाहिए कि आखिर बैलेंस शीट बनती कैसे है, और क्योंकि आपको विद इन फ्यू मंथ्स बनानी भी है ये, राइट बेटा? जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, जस्ट वेट बेटा, एंड आई एम गोइंग टू शो यू बैलेंस शीट। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, ये लीजिए, बिकॉज आगे बढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको मजा ही ना आए। चेक कीजिए बेटा, अब मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूं कि हाउ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स, सोल प्रोप्राइटर की बात करें या पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें, कंपनी की बात नहीं कहूंगा क्योंकि कंपनी का फॉर्मेट टोटली चेंज है। कैसे बनती है सर बैलेंस शीट, देखिए बेटा, और बैलेंस शीट आप सभी कैपेबल हैं अभी के अभी समझने में और खुद बनाने में। बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एक वर्ड, द वर्ड इज एज ऑन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज ऑन? ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, पर्टिकुलर डेट पे, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या वर्ड लिखते हैं बेटा? बैलेंस शीट। चेक कीजिए कैसे इसका फॉर्मेट बनता है, चेक करते हैं बेटा जल्दी से। ये लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन जो साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, राइट बेटा? चेक कीजिए, सबसे पहले मैंने बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया सेंटर में, ठीक है। अब एक कॉलम मैं बना रहा हूं, राइट हैंड साइड में 2 कॉलम, एक अमाउंट का और एक डिटेल्स। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। आई एम श्योर आप सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट बेटा? राइट बेटा? एम आई ऑडिबल ना बेटा प्रॉपर्ली? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। चेक कीजिए जल्दी से, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं असेट, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं लायबिलिटीज। और जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी हमें तो कॉपी पेस्ट करनी है, बात खत्म सर, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले असेट में देखो मैं क्या हेडिंग लिख रहा हूं बेटा, सबसे पहले असेट में आई एम गोइंग टू राइट द कैटेगरी, द हेडिंग करंट असेट्स, देन नॉन करंट असेट्स, और इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना तो नॉन करंट मानते हैं हम जनरली, ना ही करंट। इन्वेस्टमेंट तो ये है जी 5-6 इयर्स के लिए हमने किया, या मे बी 10 इयर्स के लिए, और उसके बाद में हम सेल आउट कर देंगे, खत्म। तो अगर आपने गलती से इसको नॉन करंट की कैटेगरी में दिखा भी दिया तो भी चलेगा, बट हम इसे अलग से शो करते हैं, क्योंकि जो नॉन करंट असेट है हम नहीं चाहेंगे कि हम इसे बेचें, लेकिन इन्वेस्टमेंट को आप कभी ना कभी सेल करना चाहेंगे डेफिनेटली। अगर आपने म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी में, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया तो क्यों किया? ताकि कुछ बेनिफिट मिले और आप उसको सेल आउट कर दें, बात खत्म। ठीक है बेटा, अब देखते हैं करंट एसेट की कैटेगरी में क्या क्या टर्म्स आते हैं। हमें पता है बेटा, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? कैश, देन बेटा बैंक बैलेंस, देन स्टॉक लिख सकते हैं बेटा, देन डेटर्स, और डेटर्स के छोटे भाई या बड़े भाई जिसका नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल, देन व्हाट वी कैन राइट बेटा, सोचिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नहीं, असेट में क्रेडिटर्स नहीं आ सकता बेटा, क्रेडिटर तो आपकी लायबिलिटी। अभी मैंने हाफ पोर्शन क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं केवल आपके साथ असेट डिस्कशन कर रहा हूं। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एज वेल एज accrued income, as well as accrued income, the income which we have earned but money not yet received is our accrued income, and the expense which is related to next year but amount paid in current year becomes our asset. अब नॉन करंट एसेट की बात करूं तो बेटा क्या क्या आ सकता है बताइए? सबसे पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख सकता हूं, फर्नीचर एंड फिक्सचर, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, देन ऑफिस इक्विपमेंट्स लिख सकता हूं बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट्स भी। और बताइए, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल लिख सकता हूं, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब बहुत हुआ टेंजिबल, बहुत हुआ टेंजिबल, नाउ वी शुड राइट सम इनटेंजिबल असेट्स।
आ जाइए, उसकी भी लिस्ट है अपने पास तो बेटा। हम सब बच्चों को पता है इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, देन और क्या क्या हो सकता है बेटा? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट्स, वेरी पेटेंट, गुड बेटा, पेटेंट्स, पेटेंट्स हो सकता है, और बताइए, और लाइसेंस, बताइए, लाइसेंस, वंडरफुल बेटा, वेरी गुड, और बताइए, कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट्स। वेरी गुड बेटा, राइट्स, कॉपीराइट्स में राइट्स आ गया बेटा। बताओ, इतना डिस्कशन कर लिया हमने, इतनी सारी असेट लिख ली बेटा, राइट बच्चों? इतनी सारी असेट लिख ली, आपको नॉलेज है, बस जो भी अमाउंट गिवन है लिख देंगे, बात खत्म, और लास्ट में टोटल लगा देंगे। नाउ मूविंग फर्दर टू लायबिलिटीज, सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, थोड़ा सा स्पेस का इशू है, आप समझ सकते हैं, बट क्लैरिटी आई एम श्योर आपको 100% विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है, राइट बेटा? करंट लायबिलिटीज के बाद मैंने एक वर्ड लिखा, हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड एट द एंड आई हैव रिटन अ वर्ड कैपिटल, राइट बच्चों? अब करंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आ सकता है, अब आप बता सकते हैं बेटा, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के छोटे भाई बिल्स पेबल, बीपी, बिल पे, बिल्कुल बेटा, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर अर्न इनकम है। देखिए ये चार नाम वैसे भी आपको कई बार परेशान करते ही हैं बच्चों, दो एक्सपेंसेस से रिलेटेड और दो इनकम से रिलेटेड, राइट बेटा? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस व्हाट? द अमाउंट व्हिच इज ड्यू बट नॉट पेड बिकम्स आवर लायबिलिटी। या फिर आपने स्कूल को 12th की फीस अभी से दे दी, आपके लिए तो प्रीपेड एक्सपेंस बन गया, स्कूल उसे कौन सी कैटेगरी में शो करेगा बच्चों, बताइए कौन सी कैटेगरी में? अर्न अर्न इनकम, बिकॉज स्कूल ने 12th की फीस अभी आपसे अर्न ही नहीं की बेटा। अर्न अर्न इनकम का एक और इजी नाम क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए, क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अर्न अर्न इनकम हो गया। एक नाम और आपको कई बार दिख सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर करंट लायबिलिटीज मींस व्हाट? आप में से अगर कोई बच्चा ये भी सोच रहा है तो उसका भी आंसर है, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में करना है, that is known as current liability. And what about non current liability beta, which we have to repay in? Yes, which we have to repay in long term period. long term period. That's wonderful beta. और इसके अंदर जनरली आपको केवल और केवल क्या दिखता है? लोन्स। अब लोन्स में भी आपने भले बैंक से लिया, भले एफआई से लिया, बताइए बेटा एफआई का फुल फॉर्म, what is the full form of फाइनेंशियल FI? इंस्टीट्यूशन, That's good बेटा, that's good because there are रियल में ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, मुथूट फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस। अब एयू तो बैंक में आ गया कैटेगरी में, अदरवाइज वो लोन कंपनी ही है बेटा। बजाज फाइनेंस सुना आप सभी ने बेटा, बजाज फाइनेंस तो मोबाइल्स एंड ऑल ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जीरो इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराता है ईएमआई के अंदर, राइट? और लास्ट वर्ड हमें दिख रहा है कैपिटल। अब कैपिटल की क्या क्या सब हेडिंग्स हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिख सकता है बताइए? अगर आपने ड्राइंग्स किया, क्या कर देंगे बच्चों से हम, बताइए? यस जल्दी बताइए, क्या कर देंगे? लेस, राइट बेटा, राइट? अगर हमने yes, अगर हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, जल्दी से बताओ? कैपिटल के ऊपर व्हाट वी गेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट्स वंडरफुल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना चाहिए कैपिटल में, ऐड या लेस? क्या बोलते हो बच्चों? यस सोचो, यस 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 जल्दी, बिकॉज क्लास ओवर होने वाली है। 100% ऐड, बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, हमारे अकाउंट में तो पैसा प्लस हो रहा है बेटा। आप चेक कर लीजिए बेटा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, आप अपने ही बिजनेस से क्या ले सकते हैं? कैपिटल ले सकते हैं। और अगर ड्राइंग्स किया तो इसके ऊपर आपको बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन, राइट? क्लास ओवर होने वाली है बेटा, जितना भी करें उसको प्लीज अच्छे से चेक करना, मैं ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज कंटेंट हमारा कम रहा because many students are absent also, maybe due to this ये आकातीज and all, so don't worry। जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड टर्म्स को रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करो, बेनिफिट मिलेगा। और सुनिए, नॉलेज जैसे ड्राइंग्स लेस हो रहा है बेटा, इन द सेम मैनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हमने क्या कर दिया बेटा? लेस कर दिया। इज इट ओके? इज इट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। ठीक है, अब जल्दी से दो टर्म्स और बताइए। अगर आपने
अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, क्या करना चाहिए इसे कैपिटल में, ऐड या लेस? जल्दी जल्दी जल्दी। सर ऐड। Add. 100% ऐड बेटा। जस्ट लाइक क्या, अगर आपने अपने बैंक में 1 लाख डिपॉजिट किए और अगर आप कुछ टाइम के बाद 20,000 और डिपॉजिट करेंगे, डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट में ऐड ऑन हो जाएंगे और बैलेंस बन जाएगा 120। इन द सेम मैनर कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड होता है।